Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in unique FSC second year online lectures. हम लोग बेटे चैप्टर 25 को टेकअप किया हुआ हम लोगों ने, और 25th चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो इंतहाई आसान थी और रेपिटेशन में थी, यानी कि वो चीज़ें आप मैट्रिक में 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट है सिलेबस की कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो इसलिए ये लेक्चर दिए जा रहे हैं सो दैट आपको एक प्रॉपर तरीके से ये हो जाए। हम दोबारा इब्तिदा वहीं से करेंगे सिम्बायोसिस से। सिम्बायोसिस है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, जो बच्चे आज सुन रहे हैं इसको, जो ज्वाइन कर रहे हैं हमें, वो भी गौर से सुन लें। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ इन विच व्हाट वन में बी बेनिफिटेड द अदर में बी हार्म्ड। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पैरासिटिज्म। दूसरा, इन विच बोथ द स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड, ये क्या हुआ? म्यूचुअलिज्म। तीसरा, वन में बी बेनिफिटेड द अदर में नाइदर बी बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो ये डेफिनेशन करने के बाद अब हमने उसके बाद बेटे क्या पढ़ा था? पैरासिटिज्म। बहुत ही सिंपल। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो किसी को नुकसान दें और ख़ुद फ़ायदा लें, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। इसके अंदर बेटे पैरासाइट्स के अंदर जो एक मेन वर्ड है उसका नाम था इन्फेस्टेशन। व्हाट इज़ इन्फेस्टेशन? द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स आर नोन एज इन्फेस्टेशंस। अब बेटे टाइप्स, यहाँ पे तो बेटे किताब में 2 टाइप्स थी, लेकिन चूंकि फर्स्ट ईयर में भी है और मैंने कहा मैं आपको एमडी के एडवाइस भी बता दूँ, तो मैंने 4 टाइप्स में इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहली है एक्टोपैरासाइट। ये क्या होता है? अगर कोई शॉर्ट में पूछ ले तो दोज पैरासाइट्स विच लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप फंजाई ले लें, ये एक्टोपैरासाइट है। लाइस, जुएँ ले लें, ये बॉडी के ऊपर तो होती हैं लेकिन विद इन द सर्कुलेशन नहीं आती। सेकंड है हमारे पास एंडोपैरासाइट। इसकी बेटे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? वर्म्स या बैक्टीरिया, और नाम ही शो कर रहा है दोज पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर एंडोपैरासाइट्स। Third, obligate parasites. Those parasites which require living cells for developing and multiplying, यानी कि इनको होस्ट लाजमी चाहिए। तो बेटा इसमें एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन यूनिवर्सल एग्जाम्पल है वायरसेस की। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कौन से हैं? जो होस्ट या आर्टिफिशियल मीडियम दोनों के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि उनको होस्ट सेल मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिलता तो आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर सर्वाइवल दे देंगे। एग्जाम्पल उसकी क्या है? फंजाई कॉमन एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटे क्या आएगा इसमें? म्यूचुअलिज्म। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? ठीक है, अब हम इसको टेकअप करते हैं। व्हाट इज दिस म्यूचुअलिज्म? इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन व्हाट? 2 डिफरेंट स्पीशीज इन विच बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? डेफिनेशन सही करें। बोथ बेनिफिटेड। Association between 2 different species in which both are benefited is known as क्या? म्यूचुअलिज्म। और ये बेटा डेफिनेशन रेड में 243 पेज पे सिम्बायोसिस के अंदर लिखी हुई है। तो इसकी लोकेशन और वो सारा कुछ सही कर लें। आपने इसको कहाँ पे करना है? आपने इसको करना है म्यूचुअलिज्म के अंदर। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स पे आ जाएं, समझ भी लें और रीडिंग थोड़ी सी खुद करिएगा, क्योंकि बेसिकली हमारे लेक्चर्स का थीम बायो में यहाँ पे ये है कि हम कंसेप्ट्स बेटे सबको क्लियर कर दें। रूट नोड्यूल्स हेडिंग बनी हुई है। ख़ास किस्म के प्लांट्स होते हैं, उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी रूट्स में इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। राइट, नज़र आ रहा है आप सबको? ये बेटा ये हैं रूट नोड्यूल्स। इन स्ट्रक्चर्स में एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया रहता होता है, इसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है।
क्या करवाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर द प्लांट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया और जो लेग्यूम प्लांट हैं उनकी एसोसिएशन का क्या नाम होगा? म्यूचुअलिज्म। क्यों होगा म्यूचुअलिज्म? क्यों होगा? क्योंकि इसमें दोनों को बेनिफिट मिल रहा है और ये आपके सामने है कि ये दोनों यहाँ पे बेनिफिटेड हैं। ठीक है बेटे, ये आपके पास ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ये आपने पहली एग्जांपल ये कर ली। सेकंड हमारे पास है माइकोराइज़े। पढ़ा हुआ ना 8th चैप्टर फर्स्ट ईयर में। एमकैट के लिए थोड़ी सी रिवीजन दे देता हूँ इसको, सो दैट आपका सबका फ़ायदा हो। माइकोराइज़े एसोसिएशन होती है किसके दरमियान में? फंजाई के दरमियान में और रूट्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स के दरमियान में। पहला एमकैट एमसीक्यू 95% ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो इस एसोसिएशन को शो करते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं उनको फंजाई क्या करता है? फंजाई उनका एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन चीज़ों का इनटेक उनका बेहतर हो जाता है। और इन रिटर्न पौधा बेटा, उसको मैं अक्सर कहता हूँ, रोटी, कपड़ा और मकान प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि ये सारी बेनिफिट्स हैं जो उसको मिल रहे होते हैं वहाँ पे रहते हुए। ओके, तो ये आपके पास हो गया माइकोराइज़े और ये भी म्यूचुअलिज्म की सेकंड एग्जांपल है। थर्ड देखिए, जिस तरह मैं अरेंज कर रहा हूँ आपने उस तरह ही करनी है। थर्ड है लाइकन। अब लाइकन क्या है? फंजाई और एल्जे के दरमियान में एक एसोसिएशन का नाम है लाइकन। ठीक है, एल्जे को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एल्जे को लिख रहा है फोटो ऑटोट्रॉफ, वो जो लाइट की मौजूदगी में खाना बनाते हैं। तो लाइकन में जो फंजाई और एल्जे हैं उनका बेटे काम इस अंदाज में उसको कैसे अरेंज करोगे? लाइकन जो है ना वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग लाइट्स, मतलब लाइकन में जो फंगस है उसका रोल क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेसिकेशन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन देते हैं। और इन रिटर्न एलजे को क्या बेनिफिट मिलता है? एलजे सरवाइव करता है, तो एलजे ने भी तो आखिर इसको कोई बेनिफिट देना है, तो एलजे इसको रोटी, कपड़ा और मकान बेटे प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द रिलेशनशिप गोज़ ऑन। क्लियर हुआ? अब हमारे पास है चौथी एग्जाम्पल इंसेक्ट्स की और फ्लावर की। यहाँ पे मैं एक एमकेट का एमसीक्यू ज़हन में आ गया, वो भी आपको क्लियर कर दूँ। लाइकन्स आर वेरी गुड बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। व्हाट डज दैट मीन? सल्फ़र की जो पॉल्यूशन होती है उसको लाइकन जो है वो बहुत क्लियरली डिपिक्ट और शो कर सकते हैं। और इन केस अगर जो अपना सल्फ़र की पॉल्यूशन की वजह से लाइकन अपना कलर चेंज करता है तो वो इलाका जहाँ पे होता है वहाँ पे उन लोगों को फ़ौरन पता लग जाता है कि इसका ये प्रॉब्लम है और ये इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास है लाइकन के हवाले से एग्जाम्पल। अच्छा, ये बेटे 4 एग्जाम्पल आपके पास हो गई। अब लास्ट एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है इंसेक्ट और फ्लावर की। 243 की लास्ट लाइन में देखें, द इंसेक्ट गेट्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, द फ्लावर्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज द फ्लावर्स कैरी पोलन फ्रॉम व्हाट? फ्लावर टू फ्लावर। तो ये पोलन्स को लेके जा रहे होते हैं और वो नेक्टर हासिल कर रहे होते हैं और एज अ रिज़ल्ट वो इसी तरह ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो दिस इज़ वन रिलेशनशिप जिसको आप इंसेक्ट और फ्लावर्स के हवाले से बोलोगे। ठीक है जी। अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास है कमेंशलिज्म। अब वो क्या होता है जी कमेंशलिज्म? पहले तो इसको डिफाइन कर लें। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन two different species in which one of the species may be benefited
ठीक है, इन विच क्या वन ऑफ द स्पीशीज में बी benefited while other is neither benefited nor harmed. One benefited, second neither benefited nor harmed. ठीक है, ओके जी, ये आपके पास है कमेंशलिज्म के हवाले से। ओके, अब कमेंशलिज्म के अंदर जो कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दी हुई वो शार्क मछली की दी हुई है। शार्क मछली जेन में आए तो दो वर्ड एमकेट के लिए जेन में आने चाहिए। पहला वर्ड क्या है, ये कार्टिलेजनस फिश है। अब मुझे बताओ व्हाट इज कार्टिलेज, बड़ा थिक डेलिकेट फर्म जो होता है वो। और दूसरा ये कार्निवोरस मछली है, यानी कि ये छोटी मछलियों को खाती है। ठीक है, अब बेटे है क्या इसमें, मतलब तरीक़ेकार क्या होगा। इसमें ये होता है कि ये मछली के साथ एक छोटी मछली अटैच होती है, उसको बोलते हैं रेमोरेस। क्या बोलते हैं, रेमोरेस। अब होता ये अपने सकर्स की मदद से ना, शार्क एक बड़ी मछली होती है उसके साथ जुड़ी होती है। अब शार्क मछली जो खाना खाती है वो उसकी जो स्क्रैपिंग होती है ना, वो साइडों से उसके मुंह के बाहर निकलती जाती हैं। ठीक है, अब रेमोरेस वहाँ पे मौजूद होती है। रेमोरेस क्या करती है कि वो उन सारी स्क्रैपिंग्स को इनटेक करती है, उनको खा लेती है। और देखो शार्क का क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं, लेकिन रेमोरेस का क्या फ़ायदा हुआ, उसको मुफ्त में खाने को मिल गया। तो ये है बेटे कमेंशलिज्म। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजिंग का टॉपिक। ग्रेजिंग इज़ आउट ऑफ द सिलेबस, इसको यहाँ से बाहर निकाल दें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये क्या है जी, बायोजियोकेमिकल साइकिल। लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट ना, फॉर प्रॉपर अटेंशन। मैं सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये देखें, ये डेफिनेशन से मैं बोल रहा हूँ, ये किताब में है, लेकिन मैं इनको रिफ़ाइन करके बोल रहा हूँ एज ऑथर ऑफ द यूनिक। और कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपकी तैयारी को रिफ़ाइन करें हम यहाँ पे। ये हम सब की यहाँ पे यही काविश है कि हम आपको एक बेहतर तैयारी के साथ एक अच्छा इंसान बना के माशरे के अंदर भेजें। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, इन अ रेगुलर मैनर इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट करोगे आप लोग बायोजेनिक या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ठीक है, बायोजेनिक या न्यूट्रिएंट, वो कौन से हैं बायोजेनिक या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोजेनिक या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरा बच्चा लिख भी लीजिएगा इसको। ठीक है, एग्जाम्पल वही मशहूर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर वाली छन्नो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपकी बुनियादी ज़रूरत हैं। ये वो हैं जो आपकी बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट शॉर्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दोज न्यूट्रिएंट्स which are required by the organism in large quantities। ठीक है, बड़ी मिकदार में हम सब को जिसकी ज़रूरत होती है वो है मैक्रो। एग्जाम्पल क्या होगी, CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब हमें चाहिए। अच्छा, कुछ और भी हैं जो हमें चाहिए लेकिन मिकदार थोड़ी चाहिए उसमें, तो वो बेटा एग्जाम्पल क्या होगी, दोज nutrients which are required in smaller quantities are micro। एग्जाम्पल क्या देंगे इसकी, जिंक, मॉलीबेडनम, ठीक है, मैग्नीशियम टू सम एक्सटेंट, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है बेटे, ये आपके पास हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी। नाउ
we are on to the long question from the board point of view. It's a very important and a very common long question. It is nitrogen cycle. ठीक है, तो अब वो शुरू करते हैं. अब नाइट्रोजन साइकिल के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर हेडिंग में ये अरेंज हुआ हो. किताब में बेटे थोड़ा सा ना मतलब वो डिफरेंट सा है, तो कोशिश ये करनी है आपने कि जो मैं करने जा रहा हूँ नाइट्रोजन साइकिल में आपको करवाने जा रहा हूँ, ये मेरे बच्चे ज़रा एक दफ़ा नोट कर लें सो दैट उनको आसानी हो. सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन करते हैं. लेट्स डिफाइन इट. द प्रोसेस बाय विच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन is circulated and recirculated between different components of the environment. ठीक है, process in which क्या limited amount of nitrogen is circulated and recirculated between different components of the environment is known as what? Nitrogen cycle. अच्छा, ये नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन हो गई. नाइट्रोजन साइकिल को डिफाइन करते हुए आपने मुख्तलिफ स्टेप्स के साथ ही इसको एक्सप्लेन भी करना है. Stages. Number 1, nitrogen fixation. How would you define it? The incorporation of atmospheric nitrogen, ठीक है, to make nitrogenous compounds by the action of rhizobium bacteria. देखें, अगर साइकिल आप देख रहे हैं डायग्राम, तो या तो वो बना लें या ये मेरे वाली बना लें. तो ये आपके पास होगी इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की एग्जाम्पल, जिसमें आप क्या बताओगे? द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू मेक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर द प्लांट. अच्छा, इसमें ना आपने बैक्टीरिया का नाम भी लिखना है. द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज़ व्हाट? राइजोबियम. बेटे राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है इसमें? सेकेंड स्टेप इसमें होगा अमोनिफिकेशन. अब व्हाट इज अमोनिफिकेशन? द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या अमोनियम आयंस बाय द एक्शन ऑफ सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया लाइक क्या? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, जो सबसे पहले जो हैं वो आपको अमोनिया या अमोनियम आयंस बना देते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप और ये फिर उसकी सब स्टेज आप समझ लें. अब आप नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे? नाइट्रिफिकेशन. ये भी एक सब स्टेप है. ठीक है, लेट्स डिफाइन इट. द प्रोसेस इन विच अमोनिया और अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बाय द एक्शन ऑफ सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया इज़ नोन एज नाइट्रिफिकेशन. तो इस नाइट्रिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आप सब हेडिंग क्या लिखोगे? नाइट्राइट फॉर्मेशन. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या शो करोगे कि अमोनिया सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, NO2-. और ये जो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, ये इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्यों, मतलब कौन है इसको जो कन्वर्ट कर रहा है? तो यहाँ पे जो मेन बैक्टीरिया इन्वॉल्व है सॉइल में, उसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास. ठीक है, ये वो बैक्टीरिया जो नाइट्राइट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है. अच्छा, फिर बेटे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नाइट्राइट से नाइट्रेट बनते हैं. तो ये आप इसके साथ यहाँ पे मेंशन कर लें, नाइट्रेट फॉर्मेशन. तो ये नाइट्रेट बन गया आपके पास. यहाँ पे भी बैक्टीरिया का बताना है आपने, नाइट्रोबैक्टर. ठीक है, ये वो बैक्टीरिया जो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है. ओके, नेक्स्ट आपके पास ये तो हो गया ना फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या होगा? असिमिलेशन. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स within the bodies of plants, animals या microbes is known as assimilation.
मैं एक दफ़ा फिर ये डेफिनेशन आपको रिपीट कर रहा हूँ। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स इज नोन एज व्हाट? एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन के बाद हम किस स्टेप पे पहुंचते हैं? चौथा स्टेप या तीसरा मेन स्टेज होगी डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज बेटा दिस? अब अगर आप किताब देखो तो किताब में तो अरेंजमेंट ये है ही नहीं जिस तरह मैंने इसको अरेंज किया। उसकी रीज़न ये है कि मैंने डायग्राम की बेस पे अरेंज किया जो साइकिल बनी हुई है। अब देखें डीनाइट्रिफिकेशन की हेडिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगला पेज करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज़। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन डिप्लीशन और उसकी रेमेडीज़ है ना, वो यही है डीनाइट्रिफिकेशन वाइज जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब व्हाट इज़ दिस डीनाइट्रिफिकेशन? द नेचुरल फिनोमेना को, मतलब नेचुरल प्रोसेस को फिनोमेना बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स फ्रॉम द डेड बॉडीज of living organism or their waste materials are converted back into atmospheric nitrogen, ठीक है, by the action of denitrifying या anaerobic bacteria is known as what? It is known as डीनाइट्रिफिकेशन। फिर सुन लें, द प्रोसेस इन विच नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स इन द प्लांट बॉडी आर कन्वर्टेड इन द प्लांट, एनिमल और माइक्रोब बॉडी आर कन्वर्टेड बैक इनटू क्या? द गैसियस नाइट्रोजन बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे एक एमकेट एमसीक्यू बता दूँ, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एनाएरोबिक होते हैं, ये खुद जो है अपना वो प्रोसेस उस तरह नहीं चला सकते जिस तरह आप इनको समझें या जानें। तो बेटे ये आपकी पूरी लाइफ साइकिल बन गई, मतलब नाइट्रोजन साइकिल बन गई, एक लाइफ प्रोसेस है, एक साइक्लिक कंपाउंड्स की, न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट है। आपने इसको इस तरह या तो बना लें, या अगर आप बहुत अच्छे माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं तो फिर आप इसको उस तरह बना लें जिस तरह ये किताब में बनी हुई है। ओके, ये आपका मेन टॉपिक था लॉन्ग क्वेश्चन का। आज मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन करवाया सिम्बायोसिस का, और दूसरा बेटे आपको करवाया मैंने नाइट्रोजन साइकिल का और उसके सारे स्टेप्स और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब हम चलते हैं 246 पेज पे, जो टॉपिक लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। ये टॉपिक डायरेक्टली स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो टॉपिक तो डिलीट है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही सिंपल लिखी हुई हैं, तो एक दफ़ा ज़रा उनको गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो और भी कई जगह पे ना यूज़ हुए हैं जहाँ पे सिलेबस शामिल है। बायोमास, ये बेटे आना चाहिए आपको ना, ये तो वैसे भी आना चाहिए। द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम एट एनी लेवल is known as its biomass। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर जो किसी एक लेवल के ऊपर मौजूद है इकोसिस्टम में, ये क्या है? बायोमास। अब ना कुछ एमसीक्यूज। पहला एमकेट एमसीक्यू, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज नंबर 1 सन। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइट पहुंच रही है, सोलर एनर्जी जो आ रही है, वही हमारी अल्टीमेट सोर्स है। नंबर 2, 1% ऑफ द टोटल एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। ठीक है, जो टोटल 1% एनर्जी है वो ट्रैप होती है और 99% एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती है पत्तों से इन्वायरमेंट में। अब आप ये सोचो कि वो जो 1% एनर्जी प्रोड्यूसर हासिल करते हैं सूरज से, उसी के ऊपर वो कंज्यूमर भी डिपेंडेंट है, उसी के ऊपर डीकम्पोजर भी चल रहे हैं, यानी कि कायनात का निज़ाम सूरज की सिर्फ 1% लाइट पे जारी है। सुभान अल्लाह,
ये देखें ना कितना अल्लाह का कैसा निज़ाम है, इंसान सोच नहीं सकता इस निज़ाम को। सुबह होती है, रोशनी होती है, साथ ही अपना लाइट आ जाती है और साथ ही वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, वक्त गुजरता है, वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। सोचने की बात है ना कि कैसे वो ज़ात वो कायनात को चला रही है और किस अंदाज में सारा इकोसिस्टम अरेंज्ड है, नो डाउट। अच्छा बेटे 247 के ऊपर एक दो MCQs फिलिंग द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं। अ शॉर्ट फूड चेन ऑफ 2 to 3 links supports a community more efficiently than a long chain of 5 links। ठीक है, एक शॉर्ट फूड चेन जो 2 से 3 लिंक्स की होती है सिर्फ, वो एक स्टेबल कम्युनिटी को शो कर रही होती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सेट्रा। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स living together in space and time is called population। Number 2, organisms which can synthesize their own food are autotrophs। Animals etc which depend on green plants for their food are called heterotrophs। True false पे आ जाएं। Different places when you study only one population it will be synecology। Answer is no, it will be horticology। Abiotic component include all living component, no all non-living components। ठीक है, और थर्ड MCQ को, थर्ड फिलिंग द जो आपका ट्रू फॉल्स है उसको क्रॉस कर दें। फोर्थ, द एनिमल दैट इज कॉट एंड ईटन इज़ द प्रीडेटर, ये सही नहीं है, वो प्रे होता है। फिर लास्ट, एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, यस इट्स करेक्ट। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज क्या, इकोलॉजी। पहला MCQ। दूसरा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which can interbreed and produce organisms of their own kind form a species। When a non-living and living interact to produce a stable system in which exchange of materials takes place, it forms ecosystem। Living organisms which can prepare their own food are producers। और लास्ट, living organisms which cannot prepare their own food but obtain ready-made food from the others are क्या, डेल्टा कंज्यूमर्स। अच्छा देखो ये MCAT का सवाल है, इसमें ऑप्शन में लिखा प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर, ये चीज़ें ना करना, सिंपली सवाल की उस पर जाना, डेल्टा पे, कंज्यूमर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था बेटे चैप्टर 25 से रिलेटेड लेक्चर। चैप्टर 25 ख़त्म हो गया है। शॉर्ट लॉन्ग बहुत आसान लिखे हुए हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। कोशिश करिएगा इसको अच्छी तरह पढ़ के मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 26 चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।